हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, भारतीय नदी प्रणाली व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, कि भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, भारत का जो रिवर सिस्टम है कैसा है, गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इंडस सिस्टम, इन अलग अलग रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को आप कह सकते हैं कि ये हार्डकोर ज्योग्राफी है। अभी तक आपने जितनी ज्योग्राफी पढ़ी वो आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो ऊपर ऊपर से थी। एक्चुअल में ज्योग्राफी होती क्या है इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबी जाए, तो अगर आपका कोई जरूरी काम है तो पहले करके बैठिएगा और इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दो पार्ट्स में आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसको समझ नहीं पाएंगे। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ जो ज्योग्राफी की बेसिक टर्म्स है गाइस, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है द ड्रेनेज सिस्टम। निकास प्रणाली होता क्या है? देखिए, ड्रेनेज इज द वाटर फ्लो थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल। ड्रेनेज क्या है? एक निकास प्रणाली है जिसका एक वेल डिफाइंड चैनल। वेल डिफाइंड चैनल का मतलब क्या है? जिसका एक पर्टिकुलर रास्ता होता है पहले से ही फिक्स। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न इज एन आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पेरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। देखिए, बेसिकली वो कहना क्या चाहता है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि किसी नदी तंत्र का, रिवर सिस्टम का जो ड्रेनेज है वो एक वेल डिफाइंड चैनल होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है कि वो किस तरीके से बहेगी, कैसे कैसे बहेगी, कितनी स्पीड से बहेगी, उसमें क्या अमाउंट ऑफ वाटर होएगी, कितना पानी होएगा, कितना स्पीड होगा पानी का, वो सब पहले से ही वेल डिफाइंड होता है। ये सारी जो बातें हैं डिपेंड करती हैं टाइम पीरियड से कि वो कितने टाइम से बह रही है, नेचर क्या है उसके बहने की। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जिन पहाड़ों से वो निकल रही है उसकी स्लोप कैसी है, ढलान कैसी है, नदी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कितना है, और पेरियोडिसिटी, कितनी गति से वो बह रही है। ये सारी चीजें मिलके जो है ड्रेनेज सिस्टम को बनाती हैं। फिर से सुन लो, ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? किसी नदी के बहने के एक पर्टिकुलर पैटर्न को, उसके चैनल को, और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, वो किस स्लोप से निकल रही है, किस ढलान से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, कितने टाइम से वो नदी उस जगह बह रही है, इन सारी चीजों से डिपेंड होता है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न, बहने की एक पर्टिकुलर दिशा, उसे उसका ड्रेनेज कहा जाता है। यहां से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि ये मेन रिवर है। यहां से फर्स्ट पॉइंट, जहां से नदी स्टार्ट होती है उसे हम लोग सोर्स, या फिर सरल भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में, ओरिजिन पॉइंट बोल देते हैं। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट हुआ। ये रिवर धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, ठीक है, इस तरीके से, और ये मेन रिवर की दिशा है। जहां पर ये मेन रिवर जाकर किसी बड़े सोर्स ऑफ वाटर में गिरेगी, से कोई समुंदर, कोई सागर, कोई महासागर, कोई खाड़ी, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं उसका माउथ, MOUTH, माउथ ऑफ रिवर। और जहां पर जाकर वो गिरती है उसे बोलते हैं ड्रेनेज पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ड्रेनेज पॉइंट। फिर से सुन लो, जहां से कोई रिवर स्टार्ट होएगी, सोर्स या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जिस जगह पर वो रिवर जाकर किसी बड़े सोर्स ऑफ वाटर, समुंदर, सागर, महासागर से मिलेगी, उस पॉइंट को हम लोग माउथ बोलते हैं, और या फिर ड्रेनेज पॉइंट बोलते हैं, यानी कि निकास पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना। यहां पर आप देखिएगा, देयर आर सम रिवर्स, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो इस नदी से पानी लेकर बाहर की तरफ भी जा रही हैं। ठीक है, और देयर आर सम रिवर, कुछ रिवर ऐसी हैं जो इस नदी के अंदर पानी डाल भी रही हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दो रिवर्स को मैं लेके चलता हूं ताकि आप ध्यान से समझ पाए। इस वाली नदी को तो हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या है? एक नई नदी इसमें मिलती है और एक मिलने के बाद नई धारा बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूं कि एक नई रिवर जो है इसके साथ यहां पर आकर मिलती है, और मिलने के बाद एक नई धारा बन जाती है, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। लेकिन एक जगह ऐसी है जो इस नदी का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है,
मेन रिवर ये पीछे से जो आ रही है ना, दिस इज नोन एज द मेन रिवर। ठीक है, ये मेन रिवर आ रही है, इधर से एक और रिवर आई या छोटी नदी आई जो इसने इन दोनों के साथ मिलाव किया और एक नई धारा बना डाली। और ये मेन रिवर आगे बढ़ रही थी, इसका कुछ पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ इस तरफ चला गया और कुछ आगे चला गया। जो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उससे जो रिवर बनती है ये वाली, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो है वो इस नदी के अंदर एक नई धारा बनाएगी, इसके अंदर पानी आकर डालेगी। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है? जो इससे पानी लेकर बाहर की तरफ निकल जाएगी। जहां पर दो नदियां या कोई दो वाटर सोर्स आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, यानी कि हिंदी में कहते हैं हम लोग संगम। ठीक है जी, दो रिवर्स जहां पर आपस में आकर मिलती हैं उसे हम कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया सोर्स ओरिजिन पॉइंट, ये मेन रिवर है जो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया माउथ या ड्रेनेज पॉइंट, एक रिवर है जो अपना वाटर लाकर इसके अंदर डालती है और मिलकर एक नई धारा बना लेते हैं ये, दिस इज नोन एज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर। और एक रिवर है जो मेन नदी का पानी लेकर अलग हो जाती है, सेपरेट रास्ता बना लेती है, दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरी। ये बात आपको याद रखनी है। और जहां पर दो रिवर आपस में आकर मिलती हैं, दिस इज नोन एज द कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम। भाई लेक्चर थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का है तो स्टॉप कर करके देखने का है, समझने का है। एम आई क्लियर? और ये पूरा जो हो गया दिस इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। ये कंप्लीट क्या होगा? ड्रेनेज सिस्टम, नदी का एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चैनल, कौन सी नदी उसमें से निकल रही है, कौन सी नदी उसमें से आकर पानी डाल रही है, ये कुछ टर्म्स है, इसको समझ लो, इसके बाद लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में हम लोगों ने देखना है कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ड्रेनेज पैटर्न के, निकास प्रणाली के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 3 को ही याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। पहले को बोलते हैं डेंड्रिक ड्रेनेज, नंबर 2 इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज, नंबर 3 एंटीसेंट और आल्सो नोन एज इनकॉन्सेंट ड्रेनेज। ठीक है जी, फिर से सुन लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, नंबर 1 डेंड्रिक, नंबर 2 रेडियल, नंबर 3 एंटीसेंट और इनकॉन्सेंट ड्रेनेज। अब ये होते क्या है, मेन काम क्या है इनका, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए डेंड्रिक ड्रेनेज के ऊपर। कुछ नहीं है, ये एक तरीके का पैटर्न है कि भाई नदी जो है, नदी तंत्र कैसे बनाती है, उसकी शेप कैसी है, डायग्राम कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिजेंबल्स ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री की जो ब्रांचेस होती है, देखिए कैसी होती हैं ट्री की ब्रांचेस, इस तरीके से रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाती है। मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मेनली जो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में जो बहने वाली नदियां हैं वो इस तरीके का पैटर्न बनाती हैं, अभी डायग्राम पे भी दिखाऊंगा। और ये किसी नदी के द्वारा बनाए जाने वाला मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? डेंड्रिक ड्रेनेज। ये देख लो भाई, यहां पर देखो आप, ठीक है, ये मुख्य नदी है, ये आप समझ लीजिए, ये एक मेन रिवर है। ठीक है, कई इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी, कई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाएंगी, और ये रिवर अपने रास्ते में आगे बढ़ती जा रही है। यहां पर एक और रिवर इसके साथ आके मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, ट्रिब्यूटरी बन गई। ठीक है, एक ट्री की शेप में पैटर्न बन रहा है, उसको हम लोग डेंड्रिक पैटर्न बोलते हैं या फिर डेंड्रिक ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, डेंड्रिक स्ट्रीम में क्या होता है? मैनी स्ट्रीम, बहुत सी धाराएं विच आर ज्वाइंड टुगेदर, आपस में मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और उसको क्या बनाती हैं? एक मेन रिवर यानी कि मुख्य रिवर बनाती हैं। डेंड्रिक सिस्टम जो होता है बेसिकली वी शेप्ड वैलीज में बनता है। ठीक है, कुछ नहीं है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इट्स फॉर्म ऑफ वी शेप्ड वैलीज, ये वी शेप्ड वैलीज में बनती है, घाटियों में, वी शेप्ड घाटियों के अंदर बनती है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है मेन रिवर को बनाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्री होता है, और सबसे कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इसमें हमें क्या याद रखेंगे कि डेंड्रिक ड्रेनेज जो है वो ट्रीज की रिजेंबल्स को शो करता है। ठीक है, पेड़ उसकी शाखाओं की फॉर्म में होता है, मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है, और ये पैटर्न वी शेप्ड वैलीज के अंदर ज्यादा बनता है,
और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम्स हैं, मैनी स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो मुख्य नदी के अंदर अपना पानी गिराकर एक नई नदी बनाती हैं, उसे डेंड्रिक ड्रेनेज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा है भाई रेडियल ड्रेनेज। देखो रेडियल ड्रेनेज कुछ नहीं है, जैसे आप मान लीजिए एक ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी कैसे होता है, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ये ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटेगा तो ये हो गया सेंटर, लावा यहीं से निकलेगा ना, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास हो गया, इसको फिर से देखते हैं, ये हो गया वोल्केनो या ज्वालामुखी, ये हो गया मेन सेंटर पॉइंट या हाई पॉइंट बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पॉइंट। यहां से लावा सब दिशाओं की तरफ इक्वली बहेगा, बस उसे बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज बेसिकली क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक माउंटेन है, माउंटेन के पीक से पानी निकल रहा है और सब दिशाओं की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर रेडियल ड्रेनेज। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए हिल लाइक, और कौन कौन सी रिवर है भारत में, सोन नदी है बिहार के अंदर, नर्मदा गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात मध्य प्रदेश के अंदर बहती है ये नर्मदा। ये कुछ नदियां हैं जो रेडियल ड्रेनेज बनाती हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द रेडियल ड्रेनेज? ऑप्शन में कहीं पड़ा होगा वेयर द फ्लो इन ऑल डायरेक्शन इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। जहां पर मेन यानी कि मुख्य नदी जो है एक सेंट्रल पॉइंट से बहती है जो काफी हाई होता है और उसका पानी चारों दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फ्लो होता है इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। और पैटर्न याद रखने का, कौन कौन सी भारत की रिवर्स हैं, जैसे सोन रिवर है, ठीक है, और नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरा भाई और सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेंट और इनकॉन्सेंट ड्रेनेज पैटर्न। देखिए बेसिकली इसकी यहां पर इसकी इमेज को देखिएगा, ठीक है। अब ये आपको इमेज से ही समझ में आने वाला है, थ्योरी तो आपको फिर समझ में आएगी। ये हाई पॉइंट है, हिल है, ये इस पॉइंट को देखिए, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये भी कोई पहाड़ है, ठीक है जी। एक रिवर है जो पीछे से आ रही है लेकिन पहाड़ को चीरते हुए अपने लेवल को बनाए रखती है। लेवल को बनाए रखने का मतलब पहाड़ ऊंचा है लेकिन उसने अपनी जो लेंथ है उसको ऊंचाई पर नहीं लिया, पहाड़ को काटा, पहाड़ को चीरा और उसी ढलान पर उसी लेवल पर आगे बढ़ती गई। इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं एंटीसेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखिए अ पार्ट ऑफ ए रिवर स्लोप एंड द सराउंडिंग एरिया अपलिफ्ट्स बाय द रिवर। देखो क्या कह रहा है, एक नदी की स्लोप है जिसका जो सराउंडिंग एरिया है वो अपलिफ्ट होता है, अपलिफ्ट मतलब ऊंचा उठाव होता है, ठीक है। मेंटेन्स इट्स ओरिजिनल स्लोप, ये अपनी ओरिजिनल स्लोप लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन रखती है बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग थ्रू द अपलिफ्टेड पोर्शन। जो इसके आसपास का ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, अपलिफ्टेड पोर्शन है, उसको काटते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, जिससे विच रिजल्ट इनटू डीप एंड नैरो वैलीज, जिसकी वजह से गहरी, ये बन गई ना कि गहरी और कम चौड़ी जो है वैलीज यानी कि घाटी बन जाती है। समझ में आया? ये रिवर आगे बढ़ रही है, इसके आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट है, हाई है, लेकिन ये अपनी स्लोप को मेंटेन रखती है, हाई पोर्शन को काटते हुए आगे बढ़ जाती है। इसलिए इन दो हाई पोर्शंस को जब वो काटेगी तो एक डीप यानी कि गहरी लेकिन नैरो यानी कि कम चौड़ी जो है वैली यानी कि घाटी बन जाएगी। इस तरीके की बहने वाली नदी के पैटर्न को एंटीसेंट और इनकंसेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, ठीक है जी। आई होप ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा आपका जो बोलते हैं डेंड्रिक ड्रेनेज। डेंड्रिक ड्रेनेज में भाई हमने क्या याद रखा, एक ट्री की फॉर्म में होता है, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज में भाई हमने क्या याद रखा कि जो मेन पॉइंट है वो हाई होगा, चारों तरफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ज्यादातर जो नदियां पहाड़ों से बहती हैं वो इस तरीके से ही बहती हैं, प्लेटो से जो बहती हैं। उसके बाद एंटीसेंट और इनकंसेंट आ गया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो नदी है उसके आसपास का एरिया तो जो है अपलिफ्टेड होता है,
लेकिन वो अपनी ढलान को, स्लोप को, लेवल ऑफ वाटर को बनाए रखती है, जिसकी वजह से दो पहाड़ों के बीच में, अपलिफ्टेड एरियाज के बीच में एक डीप नैरो वैली बन जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी चीज आपको समझनी है कि व्हाट इज कैचमेंट एरिया। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। जितना एरिया कोई नदी पकड़ पाती है या जितने एरिया में कोई नदी फैली हुई है उसको उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। बेसिकली क्या है देखिए, कहता लैंड इज नॉट लेवल्ड एवरीवेयर। जो मैदान है, जो जमीन है, वो हर सब जगह एक ही लेवल की नहीं है। ठीक है, अगर इस टोपोग्राफी का मतलब होता है भूभाग, ठीक है, धरती का वो हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस टोपोग्राफी को देखें, उस भूभाग को देखें, तो उसमें कुछ कंसिस्ट ऑफ प्लेन, यानी कि कुछ प्लेन मैदान होंगे, एंड माउंटेन्स, उसमें कुछ क्या होंगे? माउंटेन्स होंगे। रेन वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स टॉप ऑफ हाईलैंड फ्लोज ऑन द स्लोप। ठीक है, अब देखिएगा, ये मान लीजिए मैदान हो गया, यहां पर हमारे पास क्या हो गया? एक पहाड़ हो गया। यहां पर पहाड़ों के ऊपर क्या हुई? नदी, यानी कि पहाड़ों के ऊपर वर्षा हुई। पहाड़ों के ऊपर बरखा हुई तो क्या हुआ? ये पहाड़ों से पानी बहता बहता यहां इकट्ठा हो गया। कुछ पानी यहां से आएगा, कुछ पानी पहाड़ों के यहां से आएगा, तो इस मैदानी इलाके में आकर पानी यहां तक फैल गया। आया यहां से था, अलग अलग दिशाओं में एक जगह इकट्ठा हो गया, तो इस एरिया को इसका कैचमेंट एरिया कहेंगे। एम आई क्लियर? रेन वाटर फ्रॉम द माउंटेन टॉप ऑफ हाईलैंड फ्लोज ऑन द स्लोप। ढलान की तरफ बहेगा। दिस फ्लोइंग वाटर एक्यूमुलेट्स का मतलब इकट्ठा होना। ऑन ए प्लेन एरिया, एक मैदान में इकट्ठा हो जाएगा, नोन एज कैचमेंट एरिया। यहां से देखो भाई, यहां से क्लियर होगा। ठीक है, ये है हमारे कुछ माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर वर्षा होती है। यहां पर जो है बारिश हुई, ठीक है, कुछ पानी यहां से बहकर आया, कुछ पानी यहां से बहकर आया, कुछ पानी यहां से, कुछ पानी यहां से बहकर आया। ठीक है, अलग अलग जगह से पानी बहकर आया और ये सारा पानी यहां जाकर इकट्ठा हो रहा है। तो इस एरिया को, जितने में ये पानी फैल चुका है, दिस इज नोन एज इट्स कैचमेंट एरिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई, भारतीय नदी प्रणाली को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। मैं आज पार्ट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है पहले सिस्टम को, यानी कि हिमालयन रिवन पैटर्न को ही फॉलो कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी। ये हमारी ज्योग्राफी का 10th वीडियो है, याद रहे। पहले 4 वीडियो में यूनिवर्सल ज्योग्राफी करी, उसके बाद अगली 2 वीडियोस में इंडियन ज्योग्राफी को कंपेयर किया वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, मैप डिस्कस किया पूरा भारत का। उसके नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कवर किया। रेलवे क्या है, हाईवेज क्या है, एयरपोर्ट क्या है, वाटरवेज क्या है। और अगली 2 से 3 वीडियो के अंदर हम लोग भारत का नदी प्रणाली कवर करेंगे। उसके बाद अगली 2 से 3 वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग 14 से 15 वीडियो के अंदर पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी और ये 10th वीडियो है। ठीक है जी, इसको करते ही लगभग 60% ज्योग्राफी खत्म है। ठीक है, चलिए, हिमालयन रिवर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसी नदियां जिनका जन्म हिमालय से होता है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज हिमालय। यहां पर है हिमालय कुछ इस तरीके से, ये हिमालय है पूरा भारत का। ठीक है, हिमालयन, इसमें इंडस सिस्टम यानी कि सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और यमुना नदी प्रणाली आती है। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई हिस्सा जिसके 3 साइड पर क्या होता है? वाटर होता है, और 1 साइड पे क्या होता है? लैंड। इसके बारे में वीडियो 2 में चर्चा करेंगे, ये वीडियो 1 है रिवर का। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं द इंडस, जिसको पुराने समय पर सिंधु नदी प्रणाली कहते थे। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता सुना होगा। भारत का जो नाम है वो भी इंडस से आया है। इंडिया नेम इज ओरिजिनेट इन इंडस रिवर। ठीक है, अब इस इंडस नदी प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जितने फैक्ट मैं बताऊं उसको नोट करिएगा, क्योंकि जो ये नदी प्रणाली है ना, इसमें इतने फैक्ट हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा मिलेगा। ठीक है, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स की किताबों को फॉलो किया है। एक भी डाटा अनवेरिफाइड नहीं है, तो इसको ही फॉलो करना है। चलिए, सबसे पहले द इंडस रिवर, जिसको लोकल भाषा में सिंधु नदी कहते हैं, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया।
ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर में से एक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 3180 किलोमीटर है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। लेकिन जो इंडस रिवर है वो भारत से नहीं निकलती। ओरिजिन पॉइंट जो है उसका सोर्स जो है इंडिया में नहीं है, वो तिब्बत में है। ठीक है, राइज यानी कि उदय होती है, निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत का वो हिस्सा आजकल चाइना के कब्जे में है। तो राइज इन तिब्बत आल्सो नोन एज चाइना कॉल्ड, और जब ये तिब्बत में निकलती है तो इंडस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस नदी को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सिंधु। तिब्बत भाषा में क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान। सिंगी खंबान का मतलब होता है लॉयंस माउथ, यानी कि शेर का मुंह। ठीक है, तिब्बत में जिस जगह से ये निकलती है उसका नाम है नियर मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश। देखिए मैं आपको जरा मैप से समझा देता हूं। ठीक है, आगे इमेज में भी दिखाऊंगा। ये हो गया, यहां पर तिब्बत है, यहां पर कुछ पहाड़ है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं माउंट कैलाश, जो बर्फ जहां पर हम मानते हैं कि भगवान शिव रहते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है बोकार्चू ग्लेशियर। ठीक है, बोकार्चू ग्लेशियर के पिघलने से वजह से एक लेक बनती है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। इसी लेक का कुछ पानी अलग होकर एक नई नदी को नाम देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। तो बेसिकली इंडस रिवर, जिसे तिब्बत में सिंगी खंबान कहा जाता है या फिर लॉयंस माउथ कहा जाता है, ये माउंट कैलाश यानी कि कैलाश के पर्वतों से निकलती है, बोकार्चू ग्लेशियर के पास से निकलती है, और जहां से निकलती है उस लेक का नाम है नियर मानसरोवर लेक। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है, हिमालयन रिवर में, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में एंटर होती है। जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है, कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी झंस्कर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस नदी की जम्मू एंड कश्मीर में या हिमालयंस में सबसे मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? झंस्कार रिवर। ठीक है, नुब्रा, गिलगिट, इसके बारे में आगे देखेंगे। यहां पर देखिएगा मैप के अंदर, ये है इंडस रिवर। यहां पर हिमालयस माउंटेन में माउंट कैलाश है। ये शुरू हुआ तिब्बत से और भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, अब जो ये लद्दाख का एरिया है वहां बन गया है, और यहां से शुरू होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है और फाइनली जाकर अरब सागर में ड्रेनेज हो जाती है। तो याद रखिए इंडस का जो ड्रेनेज पॉइंट है, यानी कि फाइनली ये गिरती जाकर कहां पर है? अरब सागर में। यहीं पर आपको जो है बोकार्चू ग्लेशियर मिलेगा, यहीं पर आपको मानसरोवर क्या मिलेगी? लेक मिलेगी। ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडस रिवर फ्लोज अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट कोर्स इन लद्दाख रनिंग बिटवीन द लद्दाख एंड द झांस्कर रेंज। इसका मतलब क्या है? मैप पे चलिए वापस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे ही ये लेह लद्दाख के एरिया में, ये वाला जो एरिया है आजकल ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, ये ज्यादातर एरिया जो है लद्दाख का है। जैसे ये लद्दाख के एरिया में करती है, ये एक तरफ जो पहाड़ है इसको लद्दाख पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, इसका एक तरफ दूसरी तरफ जो पहाड़ है उसको झंस्कार माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो यानी कि जैसे ही ये हिमालयन रिवर से होती हुई, हिमालय से होती हुई जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है, एक तरफ लद्दाख पर्वत श्रृंखला हो जाती है, एक तरफ झांस्कर पर्वत श्रृंखला हो जाती है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द हिमालय को क्रॉस करने के बाद इट टर्न्स इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। देखिए ये हो गया नीचे की तरफ दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, यानी कि इस तरफ मुड़ जाती है, ऐसे ऊपर से इस तरफ मुड़ जाएगी। एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सबसे पहले कहां से एंटर करती है? नियर चिल्लर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से देखिएगा फिर से। ठीक है, ये हिमालय से निकली और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़कर पाकिस्तान में गिलगिट में होते हुए और फाइनली जाकर कहां पर गिरेगी? अरब सागर में। आपको प्यारे बच्चों बेसिकली इंडस के बारे में क्या याद रखना है? इंडस की जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है। ठीक है, इसको तिब्बत में सिंगी खंबात भी बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर या फिर ये कह लीजिए हिमालय में जब ये नदी निकलती है तो इसकी जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है वो है झंस्कार रिवर। ठीक है, जैसे ही ये हिमालय से बाहर निकलती है तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेकर पाकिस्तान में सबसे पहले किस जगह से ऐड होती है? चिल्लर रेंज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट। ठीक है,
अब जो है इंडस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज विच ज्वाइंस इंडस एट वेरियस प्लेस। इसकी भी मैं इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, आपने वो पंजाब की मेन नदियां सुना होगा, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ये सब इंडस नदी की शाखाएं हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है चेनाब। ठीक है, इन सारी नदियों का आपको लेंथ याद रखना है और सोर्स कहां से निकलती है। सबसे पहले झेलम, जो कि लगभग 725 किलोमीटर की लेंथ है, ये वेरीनाग साउथ ईस्ट कश्मीर से निकलती है। ओके, चेनाब जो कि इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लगभग 1800 किलोमीटर की लेंथ है। बारालाचा पास, बारालाचा दर्रा है, लाहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, लाहौल स्पीति वैली, देखिए दर्रा बेसिकली क्या होता है, दो पहाड़ों को काटकर बीच में से बनाया गया रास्ता, उसको हम दर्रा कहते हैं। जो बारालाचा दर्रा है ना, ये वाला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश को एक तरीके से लेह लद्दाख के एरिया से जोड़ता है, तो वहीं से चेनाब रिवर निकलती है। रावी, जिस नदी के किनारे लाहौर बसा है, ठीक है, रावी जिसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है, ये कुल्लू के पहाड़ियों से निकलती है। वहां पर एक दर्रा है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, ठीक है, वहां से शुरू होती है। ब्यास 470 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस नियर द रोहतांग पास, ये भी कहां से शुरू होती है, रोहतांग पास के पास एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, वहां से निकलती है। सतलुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1050 किलोमीटर की लंबाई है, ये भी मानसरोवर लेक के पास निकलती है, तिब्बत से आती है। ठीक है जी, बेसिकली देखो इसमें बहुत सारी चीजें क्रैमिंग है, समझाने वाली जो चीज होगी मैं समझा दूंगा। झेलम निकलती है वेरीनाग से, चेनाब निकलती है बारालाचा पास से, रावी निकलती है कुल्लू हिल से, ब्यास निकलती है रोहतांग पास से, सतलुज निकलती है मानसरोवर लेक के पास तिब्बत के अंदर। ब्यास जहां से निकलती है नोन एज द ब्यास कुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, ये जो आप ब्लू रिवर देख रहे हैं, ये है आपकी इंडस। ठीक है, ये है इंडस सिंधु नदी जो आगे बढ़ती जा रही है। ये आगे आपके पास, ये पीछे से चेनाब, और ये आगे आपके पास झेलम, ये रही आपकी सतलुज, और ये आगे रावी, और ये पीछे से एक आ रही है ब्यास। ठीक है, ये जो सारी नदियां हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जाकर पाकिस्तान में, ये एक पॉइंट है नोन एज मिथानकोट, याद रखना। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरियां, यानी कि टोटल कितनी होगी, 6 नदियां होगी। इंडस उसकी 5 ट्रिब्यूटरियां, पाकिस्तान में एक जगह है नोन एज मिथानकोट, वहां पर जाकर कंबाइंड स्ट्रीम बनाती हैं, और यहां से पाकिस्तान को पूरा क्रॉस करके नीचे अरब सागर में जाकर गिर जाएंगी। बात याद रखने वाली है, कृपया इसे याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, पीछे से ब्यास आ रही है, ये सतलुज आ रही है। ब्यास और सतलुज आपस में मिल जाती हैं। पंजाब का एक जिला है तरन तारन, तरन तारन, ठीक है, और उसमें एक जगह है हरी के पतन, हरी के पतन। ठीक है, तो ब्यास और सतलुज आपस में किस जगह पर जाकर मिलती हैं, वो है तरन तारन, हरी के पतन। नेक्स्ट चलते हैं जी। यहां पर आप देख लीजिए, ये प्योर मैप है पूरे इंडियन रिवर सिस्टम का, किस तरीके से भारत को नदियों से ब्लेसिंग मिलती है। ये आगे आपकी पीछे से इंडस, ठीक है, ये आ रही है चेनाब, झेलम, चेनाब, ये आगे आपकी रावी, ये आगे पीछे से आपकी सतलुज, और ये ब्यास, ये जाकर एक जगह पर पाकिस्तान में इकट्ठे हुए। इस पॉइंट को बोल दिया मिथानकोट। यहां से पूरे पाकिस्तान को पानी देने के बाद ये नीचे जाके कहां पर गिर जाएंगी, अरब सागर के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी आज के पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, पीपीएससी बहुत चाह कर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। अब आपके पेपर में अगर मैं एग्जामिनर होता और उसके दिमाग से सोचता, तो मैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर डालता। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी के जल को लेकर हुआ समझौता। ट्रीटी का मतलब क्या होता है जी, समझौता। ठीक है, देखिए, द इंडस वाटर ट्रीटी इज ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी के जल का जो समझौता है कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है, ये हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। किसको लेकर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, बंटवारे को लेकर।
ठीक है। ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ब्रोकर्ड का मतलब क्या है? ब्रोकर की जगह आप गारंटियर कर लो। गारंटियर का मतलब क्या है? जो गारंटी उठाकर बैठा है कि भाई ना इंडिया इस मुकदमे से मुकरेगा, ना पाकिस्तान इस मुकदमे से मुकरेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाके वर्ल्ड बैंक में शिकायत कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। तो क्वेश्चन आता है इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटियर कौन है? वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है। अब ये क्या कहता है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसको IWT भी बोलते हैं, वो 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी। 19 सितंबर 1960 में, डेट याद रखनी है। और इसके ऊपर भारत की तरफ से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से उस समय के तत्कालीन जो है राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटियर वर्ल्ड बैंक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। डेट है 19 सितंबर 1960। भारत की तरफ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे। अब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर थोड़ा और चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, कान खोल के, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लगभग 19 सितंबर 1960 में साइन हुई, जिसको गारंटियर बनाया गया वर्ल्ड बैंक के लिए। ठीक है। आफ्टर 8 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन, मतलब 8 साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप चलती रही, उसके बाद जाकर इंडस वाटर ट्रीटी हुई। नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है। एक नदियां वेस्टर्न रिवर, यानी कि पश्चिम में बहने वाली नदियां, ऊपर वाली 3 नदियां, ठीक है, यहां पर आपको क्लियर होगा, ऊपर वाली 3 नदियों को वेस्टर्न रिवर कहा गया। ये इंडस, ठीक है, ये चेनाब और ये झेलम, ये 3 नदियां, ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ऊपर वाली 3 नदियों को वेस्टर्न रिवर कहा गया, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा गया। नीचे वाली जो 3 नदियां हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, इनको ईस्ट फ्लोइंग, यानी कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियां कहा गया। ठीक है। अब आ जाइएगा इसके ऊपर। ठीक है। वेस्टर्न रिवर कौन सी होगी? चेनाब, झेलम एंड इंडस, और जो ईस्टर्न रिवर होगी सतलुज, ब्यास एंड रावी। इसमें कहा गया कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, इंडस, ठीक है, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान का होगा, और पीछे जो 20% पानी बचा है, इन तीनों नदियों का 20% पानी लगभग किसका होगा? इंडिया का होगा। और दूसरी तरफ क्या कहा गया? इसके नीचे जो 3 नदियां बची हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, इन तीनों नदियों का 100% जो पानी था वो किसका होगा? सिर्फ इंडिया का। ये थी इंडस वाटर ट्रीटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे मेन। ठीक है। क्लियर होगी बात? ऊपर वाली तीनों नदियों का लगभग ज्यादातर पानी पाकिस्तान का होगा, और कुछ आंशिक पानी इंडिया का होगा। जो नीचे वाले 3 रिवर है, इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा गया, और ये इंडिया के पास रहेंगी। ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, जो ये संधि कह रही है वो दोनों कंट्रियों को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया राइट्स ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है, लिमिटेड कैन सेट अप सर्टन इरिगेशन रन ऑफ द रिवर पावर्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पशन यूज, ऑल ऑफ सब्जेक्ट ये काम का नहीं है। ईस्टर्न फ्लोइंग इंडियाज राइट ओवर दीज रिवर, ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाई विद इंडिया। इसके ऊपर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से राइट रहेगा, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो बताई है, चेनाब, झेलम और इंडस, उसके ऊपर लिमिटेड रहेगा। ठीक है। हर वंस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद इसका एक मुआयना किया जाता है, मतलब एक चेकिंग करी जाती है कि कोई इस संधि को तोड़ तो नहीं रहा चोरी छिपे। अभी तक 100 से ज्यादा बार इसकी चेकिंग हो चुकी है। तो भाई बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या याद रखना है? किन किन 2 देशों के बीच में हुई? इंडिया और पाकिस्तान को किसको लेकर हुई? इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर। कौन गारंटियर है? वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका USA अमेरिका के अंदर। ठीक है जी। वॉशिंगटन DC जो उसकी राजधानी है वहां पर। क्लियर। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? ये साइन हुई 19 सितंबर 1960 को। भारत की तरफ से किसने साइन किए? देश के पहले प्रधानमंत्री ने। और पाकिस्तान की तरफ से साइन किया अयूब खान ने। और ये साइन हुई थी पाकिस्तान के शहर कराची, तो कभी कभार इसे कराची समझौता भी बोल देते हैं। ठीक है। क्या कहता है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, यानी कि ऊपर वाली 3 नदियां हैं, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, उसका 80% पानी पाकिस्तान का होगा, 20% पानी किसका होगा? इंडिया का। और जो नीचे वाले 3 रिवर हैं, जिनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा गया, यानी कि सतलुज, रावी, ब्यास, उसके ऊपर 100% पानी किसका होएगा? इंडिया का होएगा।
ठीक है। इस ट्रीटी को नेगोशिएशन करने के लिए लगभग 8 साल लगे वर्ल्ड बैंक को। 1951-52 में वर्ल्ड बैंक ने हस्तक्षेप करके जो है नेगोशिएशन करना शुरू किया था, तब जाकर 1960 में ये संधि हुई। हर 5 साल बाद एक मुआयना किया जाता है, इंस्पेक्शन करी जाती है कि कोई इस ट्रीटी को तोड़ तो नहीं रहा, और लगभग 100 बार ये इंस्पेक्शन अभी तक हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं द गंगा सिस्टम, गंगा नदी तंत्र प्रणाली, गंगा और उसकी नदी प्रणाली। इट इज 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी है, और ये इंडिया की बच्चों लॉन्गेस्ट रिवर है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो निकलती है सबसे पहले उत्तराखंड में से। उत्तराखंड में से इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में आती है। 1450 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में है। लगभग 445 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से एंटर करेगी बिहार में, 445 किलोमीटर बिहार में है, और 520 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से ये स्टार्ट होती है उसको गंगोत्री ग्लेशियर या फिर बोलते हैं गोमुख पॉइंट, उत्तराखंड में निकलती है, ठीक है। गोमुख पॉइंट या गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। जो गंगा की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा है वो 2 नदियों के कॉम्बिनेशन से बनती है, एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गंगा की जो मुख्य धारा है वो 2 नदियों को मिलाकर बनती है, एक है भागीरथी, दूसरी क्या है, अलकनंदा। गंगा भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रहे। टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। 2 मेन मुख्य नदियां कौन सी हैं इसकी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहां पर आपस में कंबाइन होती हैं उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द भागीरथी meets अलकनंदा, वेयर द भागीरथी meets अलकनंदा, दैट पॉइंट इज नोन एज देवप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियों का संगम होता है। इसको मैं अभी मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। अब देखिएगा जरा इसे, यहां से ये है पूरा गंगा सिस्टम। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। ये गंगोत्री या गोमुख पॉइंट से निकलता है भागीरथी। केदारनाथ से निकलती है एक रिवर कोल्ड मंदाकिनी। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। याद रखना, बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है, अलकनंदा। अब आपको मैं समझाता हूं ये काम कैसे करती है। सबसे पहले बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, और एक रिवर है जिसका नाम है धौली गंगा। बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा और धौली गंगा आपस में आकर एक जगह पर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग। डायरेक्ट क्वेश्चन, धौली गंगा और बद्रीनाथ आपस में आकर, सारे प्रयाग याद रखने हैं अगर पीपीएससी का पेपर क्लियर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णुप्रयाग क्या है, जहां पर बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती है। ये दोनों कंबाइंड होकर आगे बढ़ गई, ये अलकनंदा ही बचती है। पीछे से एक दूसरी रिवर इसमें आकर मिलती है जिसको बोलते हैं एन से नंदाकिनी। एन से एक रिवर निकलती है नंदाकिनी, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्लियर होगी बात। फिर ये मेन स्ट्रीम आपस में इकट्ठी होकर आगे बढ़ गई और पीछे से एक और गंगा आई, दिस इज नोन एज पिंदेर गंगा। यहां पर आकर अलकनंदा पिंदेर गंगा से मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, करण प्रयाग। मिलने के बाद फिर आगे बढ़ी और पीछे से केदारनाथ से निकली एम से मंदाकिनी, और वहां बन गया रुद्रप्रयाग। यानी कि जहां पर अलकनंदा और उसकी सहायक नदियां मंदाकिनी से मिलती हैं उस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों कंबाइंड हो गई, आगे बढ़ गई, ठीक है। गंगोत्री से आई भागीरथी और गंगोत्री से आ गई भागीरथी, इधर ये दोनों रुद्रप्रयाग से कंबाइंड होकर आगे बढ़ी तो ये बन गया देवप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में इकट्ठी हो रही हैं उसको हम लोगों ने देवप्रयाग का नाम दे दिया, और यहीं से आगे बहने वाली नदी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इमेज को छाप लो दिमाग में, तभी गंगा सिस्टम समझ में आएगा, वरना बेड़ा करते हैं, ठीक है। यहां देखो, गंगा की जो मुख्य नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। बिफोर अलकनंदा मीट भागीरथी इन देवप्रयाग,
इससे पहले अलकनंदा भागीरथी को देवप्रयाग में मिले। ठीक है, मंदाकिनी जिसको काली गंगा भी कहते हैं, ये अलकनंदा को कहां मिल जाती है? रुद्रप्रयाग के अंदर। ये सारी थ्योरी याद हो जाएगी अगर ये याद है बस। गंगोत्री से आई भागीरथी, केदारनाथ से आई मंदाकिनी, बद्रीनाथ से आई अलकनंदा, सब मिले रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिले, देवप्रयाग में भागीरथी और पीछे से आपकी जो अलकनंदा आई वो मिली। ठीक है, अब देखिए ये यमुना है, ये गंगा के पैरेलल चल रही है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा को जाकर मिलेगी, आगे जाकर गंगा और ये यमुना कंबाइंड हो जाएंगी और ये कंबाइंड होएंगी इलाहाबाद में, जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं आजकल। ठीक है, अब समझ में आया इसको प्रयागराज क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे प्रयाग आपस में इकट्ठे होकर फाइनली कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज यूपी के अंदर। और यहां पर कभी कभार कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रख लीजिए देवप्रयाग, जैसा कि आपको बताया देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है किससे? अलकनंदा से। चलिए मैप के ऊपर देखिए, देवप्रयाग, ठीक है, भागीरथी मीट कर रही है किससे? अलकनंदा से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी मीट कर रही है अलकनंदा से, मंदाकिनी मीट कर रही है अलकनंदा से। ये आ गया रुद्रप्रयाग, ये आ गई मंदाकिनी और ये पीछे से ब्लू वाली है अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंदेर गंगा अलकनंदा से मिल रही है, विष्णुप्रयाग धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा से। आई होप भाई क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, यह है गंगा तंत्र। उत्तराखंड से गंगा निकलनी शुरू हुई, ये आगे बढ़ी, यमुना इसके पैरेलल चल रही है, यहां पर जाकर यमुना और गंगा इकट्ठे हो गए। तो ये कौन सा प्लेस होगा? इलाहाबाद, या जिसका नाम बदल के आजकल प्रयागराज कर दिया गया है यूपी के अंदर। ठीक होगी बात। उसके बाद कंबाइंड स्ट्रीम इनकी आगे बढ़ गई, यहां पर गंगा, और गंगा इसके बाद वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में एंटर करेगी। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसके एक डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जिसका पानी अलग हो जाता है, कुछ पानी अलग हो जाएगा जिसको बोलते हैं हुगली रिवर। ठीक है, कलकत्ता में। बाद में ये बांग्लादेश से होते हुए नीचे जाकर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये चैप्टर तभी समझ आएगा अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं, इससे पहले 9 वीडियो पूरी ठोक के देखी हैं, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट ये देखिएगा गंगा सिस्टम पूरा पता चल रहा है इसमें क्लियरली। ये आ गई अलकनंदा, भागीरथी मीट करी, आगे बढ़ी। ठीक है, ये गंगा सिस्टम है। ये पीछे से यमुना आ रही है जिसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, ये आपस में इलाहाबाद में मिली, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ती गई पटना, पटना से आगे बढ़ी, इस तरीके से नीचे की तरफ आई। ठीक है, एक नदी इसकी अलग हो गई, दैट इज नोन एज हुगली। हुगली जाकर मिलेगी दामोदर को। ठीक है, ये नदी हुगली अलग हो गई, हुगली जाकर मिलेगी दामोदर रिवर को। ठीक है, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर आगे निकल के बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ये मेन रिवर है गंगा जो आगे बढ़ी, यहां बांग्लादेश में एंटर होने के बाद अरब सागर में गिरेगी। ठीक है जी, तो मेन क्वेश्चन भाई प्रयाग के ऊपर है, गंगा की लेंथ के ऊपर है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में, शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट होगा ज्योग्राफी का, उसमें नदी और उनके किनारे बसे हुए शहर बताए थे। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा गंगा नदी के किनारे बसे हुए 4 शहर। ठीक है, 4 सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते हैं, जैसे कि भागीरथी निकली थी कहां से? गोमुख। ठीक है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं। अलकनंदा निकली थी बद्रीनाथ से। मंदाकिनी निकली थी कहां से? केदारनाथ से। ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये उत्तराखंड से निकलती हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं क्योंकि लगभग हिंदुओं के जो मेन धाम है ना, वो सब उत्तराखंड के अंदर है, जो रिवर से रिलेटेड है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि केदारनाथ के अंदर किस भगवान की, किस लॉर्ड की पूजा होती है? बद्रीनाथ के अंदर किस लॉर्ड की पूजा होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि केदारनाथ में किस भगवान की पूजा होती है, शिव जी की, विष्णु की, किसकी, और बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है। ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। यमुना जिसकी लंबाई लगभग 1375 किलोमीटर है
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। यमुना जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मैं आपको बता चुका हूं यहां से, यमुना ये यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है, ठीक है, और गंगा के राइट बैंक पे है। इस तरफ से देखें तो ये गंगा का राइट बैंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये उत्तराखंड से निकलते हैं, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं। यमुना की जो अपनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गंगा के इस तरफ से यमुना आ रही है, इस तरफ से गंगा, दोनों पैरेलल चलती हैं, लगभग 800 किलोमीटर दोनों पैरेलल चलती हैं, फिर धीरे धीरे इकट्ठी हो जाएंगी, जाकर कहां पर बताया, इलाहाबाद के ऊपर। इट रन्स पैरेलल टू गंगा फॉर 800 किलोमीटर एंड ज्वाइंस एट इलाहाबाद, ठीक है जी। फिर से मैप पे चलो कि भाई ये जो है गंगा के बिल्कुल पैरेलल चलती है, लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये देखो, ये जो पीछे से ये गंगा है, ये यमुना है, दोनों पैरेलल चल रही हैं, 800 किलोमीटर का ये सफर है, बाद में जाके इलाहाबाद में इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है जी। और यमुना की लेंथ कितनी है भाई, 1375 किलोमीटर, और यमुना की अपनी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, चंबल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम यमुना, यमुना के अलावा गंगा की और मेन कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद रखनी है, जैसे घग्गर रिवर, सोन 780 किलोमीटर, कोसी, दामोदर, सब भूल जाओ, सिर्फ दो याद रख लो। एक याद रख लो दामोदर, गंगा की यमुना के अलावा और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और एक याद रख लो कोसी। कोसी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, सोरो ऑफ बिहार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख किस नदी को कहा गया है, वो कहा गया कोसी रिवर को, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से कुछ समय पहले तक बिहार में बाढ़ यानी कि फ्लड आया करता था। और दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, यानी कि बंगाल का दुख बोलते हैं, क्योंकि दामोदर की वजह से बंगाल के अंदर फ्लड आया करते थे, ठीक है जी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार, कोसी बिहार की रिवर है, दामोदर सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, क्योंकि इन दोनों की वजह से वहां पर क्या आते थे, फ्लड आते थे, और दोनों ही गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। When गंगा रीच एट वेस्ट बंगाल इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो ये इसका पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है, भागीरथी एंड हुगली, भागीरथी एंड हुगली। भागीरथी तो जो है वो आगे बांग्लादेश में चली जाती है, हुगली जो है वो दामोदर के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन द भागीरथी कह लो या गंगा, when the Bhagirathi enter into Bangladesh it gets the name Padma। super important question, direct exam का question है कि what is the name of the Ganga in the Bangladesh, the name of the Ganga in the Bangladesh is called Padma, ठीक है। अब इसमें पूरे में क्या कह रहा है, चलिए मैप पे दबा रहा हूं, यहां पर देखिएगा, ये कह रहा है कि जैसे ही गंगा वेस्ट बंगाल में, यहां पर फरक्का बैरेज है, यहां पर वेस्ट बंगाल में एंटर होती है, यहां पर वेस्ट बंगाल में एंटर होते ही ये मुख्य गंगा नदी है, इसका पानी दो हिस्सों में बट गया, एक आगे चली गई बांग्लादेश में, और एक ये बन गई हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी आ रही है इधर से, ये कौन सी रिवर आ रही है, दामोदर। हुगली और दामोदर मिलके जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर गए, लेकिन ये वाली जो धारा है वो आगे चली गई बांग्लादेश में, और इसको जाकर क्या नाम दे दिया बांग्लादेश में, पद्मा का नाम दे दिया। So what is the name of Ganga in Bangladesh? Called Padma. Next, ये यमुना रिवर सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये पूरी यमुना का एक बेसिन है कि किस तरीके से यमुना काम करती है। ये चंबल यमुना की सबसे बढ़िया जो है ट्रिब्यूटरी है, ये बेतवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेतवा। ये कीन आगे इधर से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये उसके बाद एक और नदी है, ये बनास है। ये कुछ जो है ना यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, इनके बारे में ज्यादा मत याद रखिए, बस चंबल याद रख लीजिएगा। यमुना नदी के किनारे कुछ शहर बता देता हूं जो बसे हुए हैं, नाम याद रखिए, MAD मैड, M फॉर मथुरा, A फॉर आगरा और D फॉर दिल्ली। ये तीनों शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब आ गया ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इट हैज टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी की जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जी गंगा तो 2525 किलोमीटर की है,
इंडस लगभग 3100 किलोमीटर की है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर की है। तो गंगा इंडिया की सबसे बड़ी नदी कैसे होगी? याद रखो भाई लोगों, गंगा इंडिया से ही शुरू होती है, ब्रह्मपुत्र और इंडस इंडिया के बाहर से तिब्बत से शुरू होती है, तो वो इंडिया की नदी नहीं बचती। तो जो पर्टिकुलरली पूरी भारत की नदी है वो गंगा है, इसलिए गंगा सबसे लंबी नदी मानी गई है भारत की। ठीक है जी, फिर से देखते हैं। इट हैज टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, 885 किलोमीटर ये इंडिया में कवर करती है। उदय होती है तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है दैट इज नोन एज चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, CMGZ याद रख लो, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और जहां पर तिब्बत में इसको किस नाम से बोलते हैं? टिसांगपू। डबल स्टार लगा लो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत। कई जगह कोई इसको टिसांगपू बोलता है, कोई इसको टी साइलेंट करके सिर्फ सांगपू बोल देता है। ठीक है, अब देखो मैप के थ्रू समझाता हूं। ये इस तरीके से इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, यहां तिब्बत है, यहां से नदी निकलती है भारत में, कुछ इस तरीके से एंटर करके इस तरीके से आएगी। ये वाला जो एरिया है, अगर आपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी आपको पता है तो ये एरिया कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। बस इसको याद रखना, अभी मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तिब्बत में निकलती है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर में, वहां पर इसको सांगपू बोलते हैं। इंडिया में एंटर करती है कौन से राज्य में से? अरुणाचल प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन की ब्रह्मपुत्र सबसे पहले भारत के किस राज्य में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और कई जगह आपको रिहांग लिखा मिलेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द अरुणाचल प्रदेश, वी कॉल्ड दिहांग और रिहांग। यहां से देखिएगा, ये है ब्रह्मपुत्र। देखिए ये पीछे से यहां से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये आ रही है यहां, ये है अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश में से आ रही है और कंबाइंड होके गंगा से, आगे इसके बारे में ही पढ़ेंगे, दोनों जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा प्यारे बच्चों कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में एंटर होती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या फिर क्या बोल दिया जाता है प्यारे बच्चों? रिहांग बोल दिया। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी प्रणाली में आती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें दिबांग याद रखो, तीस्ता याद रखो, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी समझौता हुआ है। ठीक है, इन बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब ये यहां से आएगी तो इधर ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहां से आई तो ये बांग्लादेश में आई, तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? इन बांग्लादेश वी कॉल देम द जमुना। ये याद रखिए, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं और गंगा को किस नाम से बोलते हैं? पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और कंबाइंड स्ट्रीम को भी पद्मा बोल दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ट्रिपल स्टार, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता क्या है? मैं समझाऊंगा। डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर बनाती हैं, और जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं वहां बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, नोन एज सुंदरबन डेल्टा, जो कवर करते हैं एरिया लगभग 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का। देखिए डेल्टा क्या है? एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, दोनों का अपना अपना एक बहला वो होगा, फ्लो होगा। ठीक है, दोनों आपस में टकराएंगी तो अपने साथ ये जो गारा कीचड़ मिट्टी लेके आई है उसे ये इस जगह पर इकट्ठा कर देंगी, जिससे एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ मैदान बन जाएंगे। उन उपजाऊ मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, जिसका लगभग 20% एरिया इंडिया के अंदर है और लगभग 80% एरिया बांग्लादेश के अंदर है। इंडिया में ये वेस्ट बंगाल में बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिए, यहां से समझ आएगा। ये देखिए, ये इधर से आ रही है गंगा, इधर से आ रही है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ये कंबाइंड हुए, ये वाला जो स्टेट है ये है हमारा वेस्ट बंगाल। इन दोनों ने यहां पर कंबाइंड होकर एक डेल्टा बना देना है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसका लगभग 20% एरिया वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया में है, ज्यादातर एरिया इसका बांग्लादेश के अंदर है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखते हैं, माजोली एक रिवर आइलैंड है। आइलैंड मतलब टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो।
ठीक है, एक ऐसा टापू जो नदी के द्वारा बनाया गया हो उसका नाम है माजुली, और किसी नदी के द्वारा बनाए जाने वाला सबसे बड़ा टापू है, इसलिए माजुली इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। और माजुली बनता कहां पर है? असम के द्वारा। अभी मैंने क्या बताया, माजुली एक टापू है। टापू क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है, और किसी नदी के द्वारा सबसे बड़ा बनाया जाने वाला टापू माजुली है, जिसको बिगेस्ट रिवर आइलैंड बोलते हैं। और ये रिवर जो इसको टापू बनाती है, इसके चारों तरफ पानी लाती है, वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और ये असम के अंदर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। इस स्लाइड को बनाने में मुझे लगे 1.5 घंटा कम से कम। हर एक नदी का पुराना नाम, सारा नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है हमारे पास इंडस नदी, ठीक है, इंडस नदी जिसका एंशिएंट नेम है सिंधु और तिब्बतियन नेम है सिंगन खंबात, याद रखना है। झेलम जिसका ग्रीक नेम है हाइडस्पस, बैटल ऑफ हाइडस्पस हुई थी पोरस और सिकंदर के बीच में, ठीक है, सिकंदर जिसको अलेक्जेंड्रा कहते हैं, ठीक है, झेलम नदी के किनारे बैटल ऑफ हाइडस्पस हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी का ग्रीक नेम क्या है? हेडस्पस, और ऋग्वैदिक यानी कि एंशिएंट नेम क्या है? वितास्ता। ये वैसे मैं अपनी जो है पंजाब की वीडियो उसमें कंप्लीट कर चुका हूं। चेनाब ऋग्वैदिक नेम, एंशिएंट नेम आस्कनी, चंद्रबग्गा भी बोलते हैं इसको कुछ एरिया में, रावी, पारूशनी भी बोलते हैं, एरावती भी बोलते हैं, ब्यास, विपासा, और अगर ग्रीक नेम पूछे तो हाइफेसिस। सतलुज उसका ग्रीक नेम है जेराडोरस, डबल स्टार। तिब्बतियन नेम है, ये पीसीएस के पंजाब सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया था, लेंचन खंबाब तिब्बतियन नेम है, और इसका जो एंशिएंट नेम है वो है सतुद्री। ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, तिसांगपू, ये आपको बता चुका हूं। कृष्णा नदी, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कृष्वेना या खानपेना भी बोल देते हैं। नर्मदा नदी, नामदा ग्रीक नेम है इसका, ठीक है। इसमें से अगर आप याद रखना चाहते हो तो कोसी का याद रख लो, पूछ लेते हैं कौशिक, ठीक है, कोसी का याद रख लो, या फिर एक घाघरा रिवर का याद रख लो। घाघरा रिवर को करनाली बोलते हैं, ये कहा गया, ये करनाली। इसको आप में से मेन मैं आपको बता देता हूं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये फिक्स है। उसके बाद नर्मदा, कोसी और ये घाघरा, इनका याद रख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेनिनसुला होता क्या है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिनसुला, देखिए ये भारत का मैप है। ये भारत का एक ऐसा लैंड है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है अरब सागर, और नीचे की तरफ है इंडियन ओशन, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अ बॉडी और पीस ऑफ लैंड इनक्लोज्ड ऑन 3 साइड बाय वाटर एंड जटिंग आउट फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। ये कह रहा है कि एक बॉडी या कोई ऐसा पीस, मैदान का टुकड़ा जो 3 तरफ से तो पानी से घिरा हुआ हो, लेकिन एक तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ होता है लैंड से, ठीक है जी। एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो और एक तरफ से लैंड से ही जुड़ा हुआ हो, दिस इज नोन एज पेनिनसुला। अब देखिए भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, भारत में कोई भी नदी जब शुरू होती है, कहीं से भी शुरू हो, वो लास्ट में जाकर किसी ना किसी जगह पर ड्रेन होगी, यानी कि निकास होगी, गिरेगी, ठीक है, या फिर इनलैंड ड्रेनेज हो जाएगी। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब अपने रास्ते में ही कहीं सूख जाएगी या किसी और नदी के साथ मिल जाएगी। भारत में 2 ही जगह हैं जहां पर कोई नदी जाके गिर सकती है, रट्टा नहीं मारना है, समझने की बात है, ठीक है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? 2 दिशाएं हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरफ देखिए, ये भारत की पेनिनसुलर दिशा को दर्शाता है, जितना कलर आप देख रहे हैं ये भारत का पेनिनसुलर हिस्सा है। इस तरफ मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल है, यानी कि ईस्ट की तरफ। इस तरफ मैंने आपको बताया अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है, वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे। तो अगर कोई नदी शुरू होती है, जैसे गंगा सिस्टम है, वो उत्तराखंड से शुरू होकर वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जाकर कहां गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। इंडस नदी हमने पढ़ी, ये ऊपर से तिब्बत की तरफ से आई और आखिर में जाकर कहां गिर गई? अरेबियन सी में। कहने का मतलब है, जो नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उन्हें ईस्ट फ्लोइंग यानी कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियां बोलते हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उन्हें हम
वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां बोलते हैं। तो दो ही जगह गिरेंगी, या तो बे ऑफ बंगाल में भाई, या फिर कहां पर जाके गिरेंगी, अरब सागर के अंदर। ओके है जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब रिवर्स ऑफ पेनिनसुला, भारत या पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला की कौन कौन सी रिवर्स के बारे में पढ़ना है। पहली बात तो याद रखिए कि जो हमारी पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिनके बारे में ये निचले वाले हिस्से में हम लोग बात करने वाले हैं, ये रिवर ज्यादातर सीजनेबल है। सीजनेबल का मतलब क्या होता है, ये किसी खास सीजन के अंदर ही बहती हैं, पूरा साल नहीं बहती। लेकिन जिन रिवर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जैसे कि इंडस हुई, गंगा हुई, ठीक है, यमुना हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, ये सब पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर कौन सी होती हैं, जो 12 मासी यानी कि पूरा साल बहती हैं, उन्हें हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो हिमालयन रिवर्स है वो तो पूरा साल बहती हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, वो सीजनेबल रिवर है, ज्यादातर किसी खास सीजन के अंदर बहती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 12 मासी यानी कि पेरेनियल रिवर क्यों है, क्योंकि यहां पर हिमालय है। ठीक है, मान लो यहां पर हिमालय है, वैसे तो आगे तक जाता है हिमालय। यहां पर हिमालय पर सारा साल स्नो पड़ती है भाई, बर्फ पड़ती है, प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और स्नो की वजह से ये स्नो जो है इसका पानी पिघलता है, बर्फ पिघलती है, जिससे नदी का रूप बनता है, एक नदी बनती है। इसकी वजह से हिमालय पर सारा साल बर्फ पड़ने की वजह से वहां से निकलने वाली नदियों को सारा साल पानी मिलता है। लेकिन ये वाली बात हमारी पेनिनसुलर रिवर के लिए जो है सही नहीं है। पेनिनसुलर रिवर ज्यादातर क्या होंगी, यहां पर कुछ समय मानसून आ जाएगी, रेन आ जाएगी, या किसी अन्य कारणों की वजह से कुछ समय के लिए इनके ऊपर पानी रहेगा, इसलिए दीज आर नोन एज सीजनेबल रिवर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेनिनसुलर रिवर को दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि पूरब की तरफ बहने वाली यानी कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली, वेस्ट की तरफ बहने वाली यानी कि अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी पहले उसे देखिएगा, तभी यह समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझने की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि आप इस वीडियो से कितना समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमने रिवर्स पढ़ी थी, जिन्हें हिमालयन रिवर्स कहा गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, या फिर जो तीसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर, उन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक तो यही हमने देख लिया कि हिमालयन रिवर जो है ये पूरा साल बहती है, ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर है ये सीजनल रिवर है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ना है दोनों में मेन फर्क के समय, कि जो पेनिनसुलर रिवर है इनका जो रूट होता है, रूट यानी कि जिसमें ये पूरी तरीके से फैली हुई होती हैं, इनका जो रूट होता है वो हिमालयन रिवर्स के मुकाबले शॉर्टर यानी कि छोटा, शैलो यानी कि कम गहरा होता है। ये बात याद रखनी है। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है कि जो जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला फ्लोज फ्रॉम ईस्टवर्ड एंड ड्रेन्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, दीज रिवर मेक डेल्टा एट देयर माउथ। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो पेनिनसुलर नदियां हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं। ठीक है जी, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पूरब में है, और पूरब की तरफ बहते वक्त ज्यादातर नदियां जो हैं अपने रास्ते में डेल्टा बनाती हैं। लेकिन हिमालयन रिवर्स में गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। कहने का मतलब क्या है, हिमालयन रिवर्स में लिमिटेड रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पेनिनसुला के अंदर काफी ऐसी नदियां हैं जो अपने रास्ते में डेल्टा या स्ट्रेसी का निर्माण करती हैं। क्लियर होगी जी बात? ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, पिछली बार मैंने ड्रेनेज सिस्टम समझाया था पहली वीडियो के पहली स्लाइड के अंदर कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। एक नदी का वेल डिफाइंड चैनल होता है कि वो कैसे आएगी, कितना पानी है, कितनी स्पीड से बहेगी, ठीक है, किस दिशा की तरफ बहेगी, कितनी तबाही करेगी, क्या उसके पानी की गति रहेगी, दैट इज वेल डिफाइंड चैनल होता है, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम होता है हिमालयन रिवर्स के मुकाबले स्मॉलर इन साइज होता है।
ये कुछ बातें याद रखनी है। इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। एक, हिमालयन रिवर जो है परनियल है, पूरा साल बैठती हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है वो जो है सीजनेबल है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है उनका जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो हिमालयन रिवर्स के मुकाबले थोड़ा सा क्या होता है, छोटा। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको यूपीएससी का। क्वेश्चन क्या है कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में से ज्यादा ओल्ड रिवर्स कौन सी हैं? तो याद रखना, हिमालयन रिवर से पहले इंडिया के अंदर पेनिनसुलर रिवर्स हुआ करती थी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं हिमालयन रिवर से ज्यादा पुरानी है भारत के अंदर, ये याद रखें। नेक्स्ट, अब सबसे पहली ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि पूरब की तरफ बहने वाली, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी देखते हैं। गोदावरी, डबल स्टार। देखो थोड़ा सा तो क्रैमिंग है इन चैप्टर्स के अंदर, जितना मैं समझा सकता हूं ग्राफ के थ्रू, मैप के थ्रू मैं समझाऊंगा। गोदावरी 90% अगर ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है या तो गोदावरी में आएगा या आगे चल के एक और नदी आती है उसके ऊपर आएगा। सबसे पहले गोदावरी, जिसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है और जिसे वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कुछ किताबों में गलत लिखा होता है, इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी फॉलो करो, बाकी किताबों का कोई भगवान भरोसा है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि गंगा ऑफ साउथ किसे कहते हैं यानी कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कई जगह कावेरी लिखा मिलेगा। मेरे भाइयों प्लीज कावेरी को फॉलो मत करना। द गंगा ऑफ साउथ और द दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार आया अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय नदियों में से पेनिनसुलर रिवर्स की जितनी भी नदियां हैं, पेनिनसुलर भारत यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, पेनिनसुलर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज गोदावरी। ओके, नेक्स्ट, सेकंड बिगेस्ट बेसिन इंडिया आफ्टर द गंगा। पिछली वीडियो में बताया था कि भारत की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी अगर कोई भारत में है तो वो गोदावरी है। ठीक है, आपको बताया था कि जहां से कोई नदी शुरू होती है उसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहां पर जाकर गिरती है उसे बोलते हैं ड्रेनेज पॉइंट। ठीक है, तो भाई याद रखना, गोदावरी नदी जो है राइज यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट नासिक के अंदर है। नासिक है महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक के पास एक जगह पाई जाती है त्र्यंबकेश्वर। तो याद रखें कि जो गोदावरी है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है, और इस एरिया को वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है, पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? गोदावरी। गंगा के बाद सेकंड बिगेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। दूसरा, गोदावरी उदय होती है त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र, और ये एरिया वेस्टर्न घाट का एरिया है। दिमाग में डमरू खड़का कि सर जी वेस्टर्न घाट क्या होता है, यहां देखिएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, दिस इज द वेस्टर्न घाट। ये एरिया जो है, वैसे हम माउंटेन वाली वीडियो में करेंगे वेस्टर्न घाट। ये वाला जो एरिया है दिस इज नोन एज योर ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में यहां पर जाके मिलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स यानी कि नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन। और क्वेश्चन आता है कि जहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है? नीलगिरी माउंटेन, तमिलनाडु। बेसिकली गाइस घाट होता क्या है? ये एक पहाड़ की ढलान है। ठीक है, पहाड़ की एक स्लोप है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। क्योंकि ये पहाड़ की स्लोप भारत के पश्चिम में है इसलिए इसे वेस्टर्न घाट कह देते हैं, और एक पहाड़ की स्लोप भारत के पूरब की तरफ है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ईस्टर्न घाट। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट के पैरेलल यानी कि बिल्कुल सामने कौन सा तट पाया जाता है? उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट।
वेस्टर्न घाट के पैरेलल कौन सा तट पाया जाता है, कोस्ट पाया जाता है, दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और क्वेश्चन क्या आता है, ईस्टर्न घाट के पैरेलल कौन सा तट पाया जाता है, दो पाए जाते हैं, एक मालाबार कोस्ट और दूसरा कोंकण कोस्ट। ठीक है जी, ये भी याद रखना है। अब वापिस आते हैं, ठीक है, अब इसमें देखते हैं भाई हम लोग, ठीक है। और ये एम्प्टी होती है जाकर कहां पर, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं, सहायक नदियां, शाखाएं। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उसमें सबसे पहला नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है इंद्रावती, दूसरा है वर्धा, ठीक है, और तीसरी है पैन गंगा। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। कभी कभार क्वेश्चन क्या आ जाता है, 2 या 3 ट्रिब्यूटरीज दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कौन सी नदी की, मुख्य नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। इस पॉइंट से हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये है गोदावरी, इस तरीके से बहती है और जाके इधर पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, नासिक त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है अगर बाय मैप देखें तो ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। और ये नदी नीचे की तरफ आती भी उसकी ढलान की वजह से, क्योंकि यहां पश्चिम घाट की ढलान है, ओके। तो फिर नीचे जाकर यहां पर ये मछलीपट्टनम के पास से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा यानी कि गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। तो याद रहे ये कहा जाता है गोदावरी को, कावेरी को नहीं कहते, याद रखना। नेक्स्ट रिवर जो हमें पढ़नी है दैट इज, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो यानी कि ये भी जाकर गिरेगी बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा नदी राइज इन वेस्टर्न घाट, ये भी वेस्टर्न घाट से शुरू होती है। अगर प्रॉपर नाम पूछे, नियर महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, और फाइनली जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। याद रखिए हर एक नदी का स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी जो 2 मुख्य ट्रिब्यूटरीज आपको पक्का याद रखनी है, एक याद रखनी है तुंगभद्रा, ये जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, एक याद रखनी है मुस्सी, ठीक है, और एक याद रखनी है भीमा। ये 3 इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो चारों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तुंगभद्रा, कोयना, मुस्सी और भीमा, ये चारों इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कृष्णा नदी पूरब की तरफ बहने वाली नदी है जिसका उदय वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर मध्य महाराष्ट्र के अंदर होता है और ये फाइनली जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। और इसकी मुख्यतः ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, कोयना, मुसी और भीमा, ठीक है। कृष्णा नदी का जो बेसिन है, बेसिन का मतलब ये कहां किस किस एरिया को पानी पहुंचाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहां पर देखिएगा आपको मैप से समझ में आएगा। देखिए ये निकली यहां से कृष्णा नदी, ये इस तरफ महाराष्ट्र से होते हुए यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पीछे ये आ गई भीमा, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी दोनों मिलके आगे बढ़ी, ठीक है। इस तरीके से ये कृष्णा नदी आगे बढ़ी और फाइनली जाकर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर गई, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आपको गोदावरी बताऊं, ये पीछे से देखिए गोदावरी आ रही है, ठीक है, ओके। ये गोदावरी आगे बढ़ी और फाइनली जाकर इस जगह गोदावरी आगे नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच रिवर सिस्टम डज द कोयना रिवर फॉर्म ए पार्ट, कौन सा ऐसा नदी तंत्र है जिसका कोयना नदी एक हिस्सा बनती है। तो भाई यानी कि वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि कोयना रिवर जो है किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो ये किसकी है, आंसर बी यानी कि कृष्णा नदी की। नेक्स्ट अगला है जी कावेरी, ठीक है, लंबाई है लगभग 805 किलोमीटर की। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अब भाई आधे बंदे कहेंगे कि सर अभी तो आपने गोदावरी बोला था। एक शब्द इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुन लो, कान खोल के, जरूरी है, लॉन्गेस्ट। एक शब्द इस्तेमाल होता है लार्जेस्ट,
ठीक है, अब मेरी बात समझो, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, लंबाई, लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी है। अगर शब्द इस्तेमाल हो लार्जेस्ट, तो इसका मतलब होता है बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि भाई पानी किसमें ज्यादा है। अब इन दोनों में देखो, लेंथ वाइज तो ये बड़ा हो गया, लेकिन पानी किसमें ज्यादा आएगा, इसमें। तो जिसमें पानी ज्यादा है उसको बोलते हैं लार्जेस्ट, जिसकी लंबाई ज्यादा है, पानी से कोई लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं हमारी लॉन्गेस्ट। ठीक है जी। तो अगर पूछे पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो गोदावरी है। लार्जेस्ट रिवर, जिसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसमें है पेनिनसुलर इंडिया की, तो टिक मारेंगे भाई साहब किसे, कावेरी को। इनफैक्ट इट इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच फ्लो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये उस प्रायद्वीपीय नदी का हिस्सा है, इकलौती ऐसी नदी, बहुत ही गिनवी चुनवी ऐसी नदी है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो पूरा साल बहती हैं। इनके पूरा साल बहने का कारण होता है मॉनसून, इनके अंदर आकर मॉनसून का पानी पड़ता है। तो ये उन गिनवी चुनवी नदियों में से है जो पेनिनसुलर रिवर का हिस्सा होते हुए भी पूरा साल बहती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पेनिनसुलर रिवर जो है सीजनल होती हैं। एम आई क्लियर। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी एक माउंटेन रेंज है, अगेन कहां पर, वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज आपको हर हाल में याद रखनी है, अमरावती, ठीक है, और एक भवानी, अमरावती एंड भवानी, ये याद रखिए। इट इज लेस सीजनेबल, यही क्वेश्चन है इसका। इट इज लेस सीजनेबल, ये बहुत कम सीजनेबल है। ठीक है, बिकॉज रिटायरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, उत्तर पूर्व से आने वाली, उत्तर यानी कि यहां से जो उत्तर से, उत्तर पूर्व से जो मानसून आती है वो यहां पर जाकर वर्षा करती है, जिसकी वजह से ये कम सीजनेबल है। क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। ठीक है जी। यहां पर देखते हैं हम लोग कावेरी के बारे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी कावेरी के ऊपर बनता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से देखिए, तुंगभद्रा एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, देखिए तुंगभद्रा एंड भीमा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी मैं आपको पढ़ा के आया था कि तुंगभद्रा एंड भीमा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, तुंगभद्रा एंड भीमा। तो ये कृष्णा नदी की जो है हमारे पास ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कावेरी के ऊपर एक ही क्वेश्चन याद रखना है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट से उदय होती हैं। ठीक है भाई साहब। गोदावरी से क्या याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कृष्णा के बारे में हम लोगों ने क्या याद रखना है, इसकी मुख्य दो नदियां हैं, तुंगभद्रा, सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा एंड मुसी। ठीक है जी। और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। एम आई क्लियर। नेक्स्ट, अब आ गई ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इनके बारे में बहुत लिमिटेड मैं आपको लिखवाऊंगा, अगर आप बुक उठा के देखो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। जितने पॉइंट मैं आपको बताऊं कृपया उन्हीं को याद रखिए। महानदी, महानदी, ठीक है, महानदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, दिस इज नोन एज हीराकुंड डैम। एक वीडियो के अंदर हम लोग सारे डैम्स भी करेंगे। राइजेज इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है, यानी कि अब ये आपको ये क्या याद रखना है, इस तरीके से नीचे की तरफ बहने वाली नदी है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट, अब आ जाओ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। ठीक है, सबसे पहले सबसे मुख्य नदी है नर्मदा। ठीक है, राइज इन अमरकंटक प्लेटू, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, प्लेटू का मतलब होता है पठार, एंड फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, अमरकंटक पर्वत से निकलने के बाद गल्फ ऑफ खंबत यानी कि अरब सागर की तरफ गुजरात से होते हुए नीचे की तरफ बहती हैं। इट फॉर्म्स द फेमस, ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, इट फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल्स नियर जब्बलपुर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी अपने रास्ते में धुआंधार वाटरफॉल, ये वाटरफॉल क्या होता है, हमारे पास झरना। ठीक है, कौन सी नदी अपने रास्ते में धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, तो उसका नाम है जब्बलपुर। जब्बलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है जी, ओके। इनकी ट्रिब्यूटरीज आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहां पर देखिएगा, इधर से ये नर्मदा नदी का फ्लो मैप है, ये इस तरीके से निकलती है, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे जाकर इधर हमारे अरब सागर में गिर जाएगी। इनके ऊपर एक डैम बना हुआ है नोन एज सरदार सरोवर डैम, नोन एज सरदार सरोवर डैम, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट अगली रिवर है आपके पास ताप्ती, या जिसे तापी भी कहते हैं। ये उदय होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, ठीक है। आल्सो नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा, इसे नर्मदा की जुड़वा या फिर नर्मदा के हाथों द्वारा बनाई गई नदी भी कहते हैं। यही क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा, दैट इज योर ताप्ती। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसमें सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, दैट इज योर अरुणावती, अरुणावती। नेक्स्ट नदी है साबरमती। ये अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और ये राजस्थान से शुरू होती है, सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट आ गया आपके पास माही। ये विंध्यांचल, सतपुड़ा, विंध्यांचल दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से शुरू होती है। और अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि भारत में से सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और भारत की एक ही नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो हिस्सों में काटती है, उसका नाम क्या है, माही, जो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर। साबरमती अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है राजस्थान के अंदर, ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। नेक्स्ट आ गया जी लूनी। जब भी टेस्ट होगा उसमें यह क्वेश्चन पक्का आने वाला है। लूनी क्या है, देखिए, आल्सो नोन एज सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भारत की खारी नदी भी है, सॉल्ट रिवर भी है, दैट इज नोन एज लूनी। ये अरावली से निकलती है, राजस्थान का कुछ हिस्सा कवर करती है, ठीक है। मेनली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है मैं आपको वो दिखाता हूं। ये रहा लूनी रिवर, ठीक है। लूनी रिवर किस स्टेट का हिस्सा है, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखिए लूनी जो है मेनली राजस्थान का हिस्सा है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अगली है शरावती। शरावती के ऊपर क्वेश्चन आता है, भारत का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जौग वाटरफॉल, यानी कि दूसरा सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जौग, या फिर जिसे आप गैरोसप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जौग और गैरोसप्पा और महात्मा गांधी वाटरफॉल। और ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, शेरावती रिवर के द्वारा। और दूसरी बात क्या रखना है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट, हाईएस्ट का मतलब हो गया ऊंचाई से, ब्रॉडेस्ट का मतलब हो गया चौड़ाई से। तो जो हमारा जौग और गैरोसप्पा और महात्मा गांधी वाटरफॉल है शेरावती रिवर के द्वारा बनाया जाता है, जो सेकंड हाईएस्ट हमारा वाटरफॉल है। और इसके अलावा क्या याद रखना है, भारत का सबसे ब्रॉडेस्ट यानी कि चौड़ा वाटरफॉल भी है। नेक्स्ट कुंचिकल फॉल्स, डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, कर्नाटका में बनता है, 455 मीटर के लगभग ऊंचाई पर है, 455 मीटर की ऊंचाई पर है। इट इज फॉर्म्ड बाय वराही रिवर, वराही रिवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट से होते हुए ये अरब सागर के अंदर गिर जाती है। क्या याद रखना है कि भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकल फॉल्स। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, वराही रिवर के द्वारा, कर्नाटका के अंदर। बस एक और वाटरफॉल याद रखना है, नोकालिकल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नोकालिकल फॉल्स। नोकालिकल फॉल्स जो है मेघालय में एक जगह है चिरापुंजी, चिरापुंजी, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेन होती है, हाईएस्ट रेन, दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है मेघालय के चिरापुंजी के अंदर होती है। तो नोकालिकल फॉल्स, नोकालिकल झरना भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय के अंदर। मेघालय में कहां पर, चिरापुंजी के अंदर। और ये भारत का सबसे टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। देखिए टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल क्या है, बेसिकली वाटरफॉल होता क्या है, मान लीजिए कोई रिवर है, अपने लेवल पे चल रही है, अचानक से इसका पानी नीचे की तरफ गिरा, तो ये जो पानी गिरेगा इसको बोलते हैं वाटरफॉल।
और प्लंज वाटरफॉल में क्या होता है, पानी बिल्कुल ही वर्टिकली डायरेक्ट नीचे गिरता है, रेदर देन यहां पर कर्व बनने की बजाय डायरेक्ट नीचे गिरता है। तो भारत का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन सा है, नोकालिकल फॉल्स। नेक्स्ट, इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ऐसी नदी जो अपने रास्ते के अंदर ही कहीं ड्रेन हो जाती है। सम रिवर्स ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू रीच द सी एंड कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड ड्रेनेज। कुछ नदियां भारत की जो हैं किसी खास सोर्स के ऊपर नहीं पहुंचती, समुंदर या सी के ऊपर, और अपने रास्ते में ही ड्रेन हो जाती हैं। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ी या सबसे बढ़िया नदी आती है घग्गर। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में से इनलैंड ड्रेनेज नदी है, तो हम टिक मारेंगे घग्गर। घग्गर के ऊपर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, पुराने समय पर एक नदी हुआ करती थी सरस्वती, जो आजकल विलुप्त हो चुकी है। तो माना जाता है कि पुराने समय पर वैदिक पीरियड के टाइम जो नदी सरस्वती थी, घग्गर उसी का ही एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, किस नदी को वैदिक सरस्वती नदी का हिस्सा माना गया है या वही सरस्वती नदी कहा जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे घग्गर, जो अपने आप में एक इनलैंड ड्रेनेज है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने ताकि आपको रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते कैसे हैं वो समझ में आ जाए। सम ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर नॉन परनियल मेनली बिकॉज ऑफ। कुछ रिवर जो है पेनिनसुलर इंडिया की वो परनियल नहीं है। उसका मेनली कारण क्या है, क्योंकि वहां पर सीजनल रेनफॉल होता है। नॉन परनियल का मतलब क्या है, नॉन परनियल का मतलब है जो पूरा साल नहीं बहती। पूरा साल नहीं बहती तो सिर्फ सीजनल है। सीजनल बहती है तो क्यों बहती है, क्योंकि वहां पर सीजनल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट, द जॉग वाटरफॉल, अभी हम पढ़ के आए हैं द जॉग, जिसे गैरोसप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। और ये किस नदी के ऊपर बनता है या किस नदी का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है शरावती रिवर का, याद रखिए। नेक्स्ट, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पहली वीडियो में बताया था दामोदर इज नोन एज सोरो ऑफ व्हाट, ठीक है, ठीक है। दामोदर रिवर कहां से निकलती है, ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आए, एज इट इज क्रैम कर लो कि दामोदर रिवर कहां से शुरू होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भारत की लेक है, झील है, जो सबसे ज्यादा खारी मानी गई है, तो ये लेक है सांबर लेक, जो कि पाई जाती है भारत के राजस्थान के अंदर, ठीक है, याद रखना। राजस्थान में एक और लेक है दिदवाना लेक, दिदवाना लेक, ये भी याद रखना। चिल्का इंडिया की सबसे बिगेस्ट लेक है, ये मैंने आपको बताया था, बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी की लेक है। सांबर लेक ये भारत की सबसे जो है सलाइन लेक में से मानी गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में से स्टार्ट नहीं होती। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्यास शुरू होती है ब्यास कुंड से, ठीक है, और सतलुज शुरू होती है तिब्बत के पास एक जगह है मानसरोवर से, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने सतलुज का तिब्बतियन नेम बताया था, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा व्हाट इज द तिब्बतियन नेम ऑफ सतलुज। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों रिवर वाले कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।